हेलो एवरीवन। मैं अनन्य अवस्थी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन सब। आज मैं पहली बार आप लोग के लिए एक नए तरीके की वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसमें मैं आपको फ़िज़िक्स का टॉपिक बताऊँगा जो मेरा भी फेवरेट टॉपिक है, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत ही फेमस टॉपिक है, मोशन इन फ्लूइड्स। ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है कि पहले आपको फ्लूइड प्रेशर पढ़ना पड़ता है, उसमें फ्लूइड प्रेशर के बाद आप फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स पर आते हैं। ठीक है। मोशन इन फ्लूइड्स और सरफेस टेंशन जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ने पर आते हैं। तो मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फ्लूइड्स इन मोशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक का नाम है मोशन इन फ्लूइड्स, फिज़िक्स का है, क्लास 11th के लिए है ये टॉपिक। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्लूइड्स होते क्या हैं। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। तो देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि फ्लूइड्स होते क्या हैं। तो फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो, जो फ्लो करते हैं जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। ठीक है। जब हम उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है। तो आपके ये दो तरह के होते हैं, लिक्विड्स होते हैं या तो गैसेज होती हैं। ठीक है। सॉलिड्स इसके अंडर में नहीं आते। अगली चीज़ ये है कि फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होती है। तो देखिए, फ्लूइड जो है, फ्लूइड की दो लेवल पर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा जाता है। एक तो रेस्ट पर जब फ्लूइड होता है तो उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स में पढ़ते हैं, और फ्लूइड जब मोशन में होता है तो हम उसकी जो प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड मोशन में पढ़ते हैं उसको हम फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं। तो फ्लूइड डायनेमिक्स क्या है, फ्लूइड डायनेमिक्स, और इसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स भी कहते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की एक ब्रांच है विच इज़ कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। तो जो कि किससे जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड्स की। ठीक है। या उनकी स्टडी करते हैं उन बॉडीज़ की जो कि मूविंग फ्लूइड के कांटेक्ट में है। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ क्या है कि फ्लूइड्स हमारे बेसिकली दो फेमस टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड किए जाते हैं, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देखिए, जो ये एरो बने हुए हैं, दो दो बीकर्स हैं जिनमें वाटर फिल्ड है। तो ये एरोज़ जो हैं ये प्रेशर को शो करते हैं, ये एरोज़ प्रेशर को शो करते हैं। तो देखिए, अगर जो पहला वाला डायग्राम है कंप्रेसिबल फ्लूइड का, इसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाले बीकर में जब हम प्रेशर लगा रहे हैं तो सेकंड वाले आप बीकर में देख सकते हैं कि वाटर का जो लेवल है वो क्या हो गया है, गिर गया है, डिक्रीज़ कर गया है। इसका मतलब अगर प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाए, प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाए। अच्छा, वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा, बहुत पास पास आ जाएंगे। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। जब वॉल्यूम रिड्यूस होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने से क्या होगा, वाटर की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है। तो हमने ये समझा कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या होता है, जो फ्लूइड्स कंप्रेस होते हैं उनके साथ क्या होता है कि प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम रिड्यूस कर जाती है और डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है, यानी डेंसिटी में चेंज आता है, डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है कंप्रेसिबल फ्लूइड्स में। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या होता है, जब हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे दोनों बीकर्स में क्या है, वाटर का लेवल सेम है। इसका मतलब ये है कि जो एरो है, मतलब एरो नीचे की तरफ लग रहा है, दिखा रहा है प्रेशर हम लगा रहे हैं। तो प्रेशर लगाने पर क्या हो रहा है, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आ रहा है और ना ही डेंसिटी में कोई चेंज आ रहा है, यानी डेंसिटी कांस्टेंट बनी हुई है। जो पहले बीकर में वाटर की डेंसिटी थी वही डेंसिटी दूसरे बीकर में भी है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं उसमें प्रेशर लगाने पर क्या होता है, वॉल्यूम रिड्यूस होती है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वाटर के बहुत पास पास आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती है, डेंसिटी कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की बढ़ती है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स में क्या होता है, प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता और डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। तो ये हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है। तो वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं डेफिनेशंस को, कि कंप्रेसिबल फ्लूइड्स और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स की मैंने दोनों तरह की डेफिनेशंस को यहाँ मेंशन किया कि फ्लूइड्स विच कैन कंप्रेस बाय एक्शन ऑफ स्मॉल फोर्स are called compressible fluids, whereas which are not compressible by the action of large force are called incompressible. एग्जाम्पल क्या है, एयर हमारे जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। एयर कंप्रेसिबल क्यों होते हैं, क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी थोड़ा दूर दूर होते हैं लिक्विड्स के कंपैरिजन में। तो उन पर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास आ जाते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है। लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, उनमें प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम में कोई मतलब कोई विशेष
चेंज नहीं आता, डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता। तो कंप्रेसिबल फ्लूइड्स की एक और डेफिनेशन में लिखी है कि दीज आर द फ्लूइड्स विद वेरिएबल डेंसिटी। और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स क्या होते हैं? द फ्लूइड्स विच हैव कांस्टेंट डेंसिटी। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अगली डेफिनेशन जो आ रही है उनके लिए आपको पहले विस्कोसिटी को थोड़ा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या होता है? जैसे सॉलिड्स में होता है फ्रिक्शन, कि दो सॉलिड सरफेसेस को जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन का फोर्स एक्ट करता है अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वैसे ही हमारी विस्कोसिटी में क्या होता है? विस्कोसिटी जो है ये फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शन होता है, जो क्या होता है लिक्विड लेयर्स के बीच में लगता है। क्या होता है? आप फिगर में भी देख सकते हैं कि लिक्विड लेयर्स अगर स्ट्रीम लाइन फ्लो करा दें हम लिक्विड का, तो लिक्विड लेयर्स के बीच में क्या होता है? दो लिक्विड लेयर्स के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करने लगता है। एक्चुअली वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स होता है। ठीक है, इसको मैंने डिटेल में आगे के पार्ट्स में समझाया है। ठीक है, तो आप उसमें आगे के पार्ट्स में इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि लिक्विड लेयर्स के बीच में क्या होता है? एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है जो उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जो क्या करता है? उनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, तो ये फ्लूइड का इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स होता है, या इंटरनल टेंजेंशियल फोर्स भी होता है। ठीक है, होता क्या है कि लिक्विड की जो लेयर होती है उसके नीचे वाली लेयर क्या करती है? उसको पीछे की तरफ खींचती है, उसकी स्पीड को कम करती है। और लिक्विड लेयर्स किसी एक लिक्विड लेयर को आप चुनिए तो उसके जो ऊपर वाली लिक्विड लेयर होती है वो उसके ऊपर एक आगे की तरफ फोर्स लगाती है, उसकी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो इस चक्कर में क्या होता है कि एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है लिक्विड लेयर्स के बीच में, जो उसके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। अब एक कोई लेयर आपने लिक्विड की चुनी, उसकी नीचे वाली लेयर अगर उसके ऊपर उसकी स्पीड को कम करने पर लग जाएगी, है ना, और उसी लेयर के जो ऊपर वाली अबव वाली लेयर है वो उसको उसको आगे की तरफ बढ़ाएगी, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी। तो एक ही लेयर पर उसके जो बिलो वाली लेयर है वो उसकी स्पीड को कम करा रही है, और ऊपर वाली लेयर क्या कर रही है? उसकी स्पीड को बढ़ा रही है। तो मतलब दो फोर्सेस लग रहे हैं एक ही लेयर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक नीचे वाली लेयर लगा रही है और एक उसी लेयर की ऊपर वाली लेयर उस पर लगा रही है। ठीक है, तो ये क्या करने की कोशिश हो रही है कि इस चक्कर में क्या होगा, जो लिक्विड लेयर का रिलेटिव मोशन है उन दोनों लेयर्स की वजह से वो मतलब डिस्ट्रॉय होगा, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये लिक्विड का यानी फ्लूइड्स का फ्रिक्शन होता है जो उनकी इंटरनल लेयर, उनकी दो लेयर्स के बीच में लगता है, इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन होता है ये। ठीक है, और ये इसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई होता है, जो टेंजेंशियल फोर्स की मैं बात कर रहा था, कि जो टेंजेंशियल फोर्स लिक्विड के रिलेटिव मोशन को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, उस टेंजेंशियल फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि विस्कस ड्रैग क्या होता है? तो विस्कस ड्रैग होता है जो लिक्विड के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसको हम विस्कस ड्रैग बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम्स साइड में बने हुए हैं। इन 3 डायग्राम्स को अगर आप ध्यान में दें तो एक वाटर का बना हुआ है, एक ऑलिव ऑयल का, एक हनी का। ठीक है, तो वाटर जो होता है, वाटर की अच्छा देखिए, जिस चीज़ की विस्कोसिटी कम होती है उसके फ़्लो की स्पीड ज़्यादा होती है। तो देखिए वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, तो अगर किसी बोतल से आप पानी को गिराएंगे तो वो थोड़ा तेज़ी से गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। ठीक है, तो विस्कस फोर्स क्या करता है? लिक्विड के मोशन का, उसकी लेयर्स के बीच का जो मोशन है उसका रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, तो वाटर की विस्कोसिटी कम होती है, तो उसके अंदर जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होता है लिक्विड लेयर्स के बीच में वो कम होता है, तो उसके फ्लो की स्पीड ज़्यादा होती है। वहीं पे अगर आप हनी को लेंगे तो हनी में क्या होता है, शहद में, कि उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है मतलब उसकी लिक्विड लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा लगेगा, उसकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उसका मोशन थोड़ा धीमा हो जाएगा, है ना। तो उसका मोशन धीमा हो जाएगा, तो उसके हनी के फ़्लो की स्पीड इसीलिए क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, अब आप फ़्लो की स्पीड को बढ़ा सकते हो कैसे? एक्सटर्नल फोर्स लगाकर। ठीक है, अब जैसे एक बीकर में आप पानी ले लीजिए और दूसरे बीकर में आप हनी ले लीजिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि शहद की विस्कोसिटी को आप कम कर पाएँ, ठीक है, यानी कि उसके फ़्लो की स्पीड को आप बढ़ा पाएँ। विस्कोसिटी को कम करने का मतलब ही है कि उसके फ़्लो की स्पीड को आप बढ़ा पाएँ।
ठीक है, क्योंकि विस्कस फोर्स जिसमें ज़्यादा होगा उसके फ़्लो की स्पीड कम होगी, और जिसमें विस्कस फोर्स कम होगा उसके फ़्लो की स्पीड ज़्यादा होगी। तो फ़्लो की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको विस्कोसिटी को कम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, एक बीकर में शहद लेके, या कोलतार, जैसे कोलतार की भी विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है, ठीक है, उसमें आप एक जैसे कोई डंडी या कोई चम्मच कुछ भी डालें, मतलब आप क्या करें, उसको स्टिर करें, उसको घुमाएं, तो आप जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो भी घूमने लगेगा, उसमें भी उसका फ़्लो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। और जैसे ही आप चम्मच निकाल लेंगे, या जो भी आपने जो भी आपने उसमें स्टिर करने के लिए जिस भी डंडी का या जिस भी चीज़ का उपयोग किया है, जैसे ही आप उसको निकाल लेंगे तो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव हो जाएंगे, और विस्कस फोर्स वापस अपना प्रभाव बढ़ा लेगा, और वो लिक्विड क्या होगा, जल्द ही क्या हो जाएगा, रेस्ट पर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं, विस्कस फोर्स वापस प्रभाव में आ जाता है, बढ़ जाता है, और वो विस्कस फोर्स बढ़ेगा तो इन लिक्विड लेयर्स के बीच का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, उसकी स्पीड, जो उसके फ़्लो की स्पीड है वो कम हो जाएगी, ये होने लगता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये था विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, हमारे पास दो तरह के फ्लूइड्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड होते हैं, और क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं। अच्छा, आप विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को डीप में मेरी आगे की वीडियोस में क्या कर सकते हैं, आप आगे के पार्ट्स जो मैं इस पे डाल रहा हूँ उस पर आप इसको डीप में पढ़ सकते हैं, डिटेल में, विद एग्जांपल्स अच्छे अच्छे। तो आइडियल फ्लूइड आपके कौन से फ्लूइड होते हैं, आइडियल फ्लूइड जो आपके, ये वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि नॉन विस्कस होते हैं और फ्रिक्शनलेस होते हैं। नॉन विस्कस का मतलब ही है कि, विस्कस का मतलब है फ्रिक्शन, फ्लूइड का फ्रिक्शन, तो नॉन विस्कस मतलब कि फ्लूइड लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड्स आपके नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। और रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं, आपके वो फ्लूइड्स होते हैं जिनमें विस्कोसिटी होती है और कंप्रेसिबल होते हैं ये, ठीक है। जनरली आइडियल फ्लूइड्स नहीं होते हैं, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसलिए देखिए इसका एग्जांपल भी मैंने मेंशन नहीं किया, ठीक है। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर फ्लूइड में कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो विस्कोसिटी होती ही है, और वो कंप्रेसिबल भी कुछ हद तक तो थोड़ा बहुत होते ही हैं, ठीक है। तो देखिए, फ्रिक्शन जो मैंने आइडियल फ्लूइड्स का डायग्राम बनाया है, उसमें देखिए फ्रिक्शन ज़ीरो है, और उसी के नीचे मैंने लिखा आइडियल फ्लो भी ज़ीरो होगा, यानी विस्कोसिटी ज़ीरो होगी। दूसरी चीज़, एनर्जी लॉस ज़ीरो होता है। पर जो रियल वाला मैंने बनाया है उसमें आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन, देखिए थोड़ा सा डायग्राम के नीचे उसमें फ्रिक्शन नॉन ज़ीरो है। रियल वाला जो डायग्राम है, रियल के नीचे लिखा है कि फ्रिक्शन नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। और रियल फ्लो में विस्कोसिटी भी क्या होती है, नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड्स आपका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये नॉन विस्कस और फ्रिक्शनलेस, नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। रियल फ्लूइड्स आपके विस्कस होते हैं और इनमें कंप्रेसिबिलिटी होती है। इनके एग्जांपल क्या है रियल फ्लूइड्स के, वाटर, पेट्रोल, एयर, एट्सेट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपका फ्लो दो तरह का होता है फ्लूइड्स का, एक होता है लेमिनर फ्लो जिसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी कहते हैं, और एक होता है टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। इसका डायग्राम अभी आपको आगे देखने को मिल जाएगा, तो अभी पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर डायग्राम से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो लेमिनर फ्लो क्या होते हैं, ये वो फ्लो होते हैं जिनमें हर फ्लूइड पार्टिकल जो है वो एक डेफिनेट कर्व को ट्रेस करता है, और कोई दो डिफरेंट पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस किया गया कर्व इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो आपको बस यही लाइन पकड़नी है, क्या लाइन पकड़नी है, कि दो फ्लूइड पार्टिकल्स अगर कोई पाथ ट्रेस करते हैं, कोई कर्व ट्रेस करते हैं, तो वो कर्व्स इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं। अभी आगे फिगर आपको मैं दिखाऊंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और टर्ब्यूलेंट फ्लो की डेफिनेशन में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अ फ्लो इन विच ईच फ्लूइड पार्टिकल डज नॉट ट्रेस आउट अ डेफिनेट कर्व एंड द कर्व्स ट्रेस आउट बाय फ्लूइड पार्टिकल्स इंटरसेक्ट। मतलब क्या, टर्बुलेंट फ्लो में दो डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा जो कर्व वो ट्रेस करते हैं वो इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। तो बस आपको यही डिफरेंस याद रखना है। आगे देखिए, लेमिनर फ्लूइड की ही में जो मैंने सेकेंड पॉइंट बनाया है उसको आप ज़रा पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा क्लियर होगा कि लेमिनर फ्लो जो होता है वो क्या होता है, वो जनरली ऑब्जर्व होता है विस्कस और लो वेलोसिटी फ्लूइड्स में। अच्छा देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि विस्कस फ्लूइड्स जो होते हैं उनके फ्लो की स्पीड धीमी होती है, यानी वो लो वेलोसिटी फ्लूइड्स होते हैं। तो उसमें लो वेलोसिटी फ्लूइड्स यानी विस्कस फ्लूइड्स में लेमिनर फ्लो होता है। लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो जो होता है उसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टी जो है वो हर पॉइंट पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। हर पॉइंट पर जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।
लैमिनर फ्लोज जो है वो हमारे स्मूथ एंड स्ट्रीम लाइन होते हैं। कैसे होते हैं? स्मूथ होते हैं और स्ट्रीम लाइंड होते हैं। वेयर एज जो हमारे टर्बुलेंट फ्लो होता है वो कैसा होता है? वो इर्रेगुलर होता है और केओटिक होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैमिनर फ्लो एंड स्ट्रीम टर्बुलेंट फ्लो। तो बहुत अच्छा ये आपके लिए हो जाएगा कि लैमिनर फ्लो जो है स्मूथ और स्ट्रीम लाइन होते हैं, मतलब कि इनकी जो फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस की गई जो कर्व्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग नहीं होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो जो है वो आपका इर्रेगुलर और केओटिक होता है, मतलब इसमें टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस किए गए कर्व्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होते हैं। टर्बुलेंट फ्लो में देखिए मैंने आप आगे टर्बुलेंट फ्लो का जो आप सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कि दिस फ्लो कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द फ्लो ऑफ रिवर्स। मतलब आपको टर्बुलेंट फ्लो कहाँ देखने को मिल सकता है? रिवर्स में स्मोक कमिंग आउट ऑफ एग्जॉस्ट पाइप्स, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। टर्बुलेंट फ्लो का जो थर्ड पॉइंट है उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि द फ्लूइड लेयर्स इन टर्बुलेंट फ्लो कैन क्रॉस पाथ। वो क्या करते हैं? एक दूसरे का पाथ क्रॉस करते हैं। ठीक है, उससे भी बेटर है आप इसी थर्ड पॉइंट पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एडीज और स्वर्ल्स कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या है कि आपको एडीज या स्वर्ल्स, स्वर्ल्स का मतलब या आप ये समझ सकते हैं कि फेरे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, या जैसे एक आपको मैं बताऊं वर्ल होता है ना, वर्ल WHIRL। ठीक है, जिसका मतलब होता है घूमना। तो मतलब उसमें आपको घुमाव देखने को मिल जाएंगे। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? आपको फ्लूइड लेयर्स में घुमाव देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, लैमिनर फ्लो जो होता है, लैमिनर फ्लो में अगर आपको मैं दिखाऊं, ये जो आप वॉश बेसिन का फिगर अगर आप देखें, तो जब नल से पानी आता है धीमे धीमे तो उसमें क्या होता है? फ्लूइड लेयर्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं। क्या नहीं कर रही होती हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती। फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस की गई जो लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आप लेमिनर फ्लो जो देख सकते हैं थर्ड डायग्राम में, उसमें जो लाइंस हैं फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस की गई लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग नहीं है। पर टर्बुलेंट फ्लो में अगर आप देखेंगे तो टर्बुलेंट फ्लो में जो फ्लूइड पार्टिकल्स, या फ्लूइड है तो फ्लूइड में पार्टिकल्स तो होंगे, उनको हम फ्लूइड पार्टिकल्स कहते हैं ना। तो वो देखिए वो क्या करते हैं? आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको थर्ड डायग्राम में आराम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कि लैमिनर फ्लो में फ्लूइड पार्टिकल्स के द्वारा ट्रेस की गई लाइंस या कर्व्स जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और टर्बुलेंट फ्लो में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये बहुत मेजर डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा, नल से भी जो पानी गिर रहा है उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले वाले नल से जो पानी गिर रहा है उसमें देखिए बिल्कुल स्मूथली, अभी मैंने बताया था ना लेमिनर फ्लो कैसा होता है, स्ट्रीम लाइन या लेमिनर फ्लो स्मूथ होता है। देखिए स्मूथ फ्लो हो रहा है फ्लूइड का। पर जो आपको टर्बुलेंट फ्लो मैंने बताया था वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले नल से जो पानी गिर रहा है उसका फ्लो कैसा है? इर्रेगुलर है, और फ्लूइड पार्टिकल्स के आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको डिफरेंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले डायग्राम पर पहुंचते हैं। तो अगला है हमारे पास स्टीडी फ्लो। ठीक है, तो स्टीडी फ्लो या अनस्टीडी फ्लो क्या होता है? तो स्टीडी फ्लो एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें प्रॉपर्टीज़ और कंडीशन जो होती हैं एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ फ्लूइड, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। ये क्या होती हैं? टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फ्लूइड मोशन की? तो देखिए मैंने सेकंड पॉइंट पर मेंशन कर दिया कि प्रॉपर्टीज़ में भी प्रेशर, वेलोसिटी या डेंसिटी या टेम्परेचर हो सकती है। फ्लूइड के मोशन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रेशर, फ्लूइड, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी या टेम्परेचर। ठीक है, तो वही बता रहा हूँ। स्टेडी फ्लो क्या होता है? स्टेडी फ्लो जो होता है ये एक ऐसा फ्लो होता है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर ये समय के साथ, समय के चेंज होने के साथ ये चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये बात ध्यान में रखनी है। तो इनके द्वारा स्टेडी फ्लो में जो फ्लो पैटर्न होता है वो भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अनस्टेडी फ्लो इसी का जस्ट ऑपोजिट है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ फ्लूइड मोशन की मैंने आपको बताई, प्रेशर, वेलोसिटी, डेंसिटी, टेम्परेचर, ये क्या होता है? ये टाइम के साथ चेंज होती हैं। ठीक है, तो अनस्टेडी फ्लो क्या है? क्या फ्लो इन विच प्रॉपर्टीज एंड कंडीशन एसोसिएटेड विद द मोशन ऑफ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन द टाइम, सो दैट फ्लो पैटर्न वेरीज विद टाइम। ठीक है,
अगला आते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो पे। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है? ये एक ऐसा फ्लो होता है, फ्लो इन विच फ्लूइड पार्टिकल पजेस इक्वल वेलोसिटीज एट इक्वल सेक्शन ऑफ द चैनल और पाइप। कि पाइप, और अगर किसी पाइप से फ्लूइड फ्लो हो रहा है या किसी चैनल से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो उसके हर हिस्से में फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। अच्छा, अभी मैं आपको जब लैमिनर फ़्लो बता रहा था और टर्बुलेंट फ़्लो बता रहा था, तो उसके लिए आप एक चीज़ और याद रखिए कि लैमिनर फ़्लो जो होता है, ठीक है, लैमिनर फ़्लो की एक ख़ासियत और होती है कि लैमिनर फ़्लो की में 2 बात आपको ध्यान में रखनी होती है। पहली बात कि अलग लैमिनर फ़्लो के अलग-अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग-अलग हो सकती है। ध्यान समझिएगा, अलग-अलग पॉइंट पर वेलोसिटी अलग-अलग हो सकती है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स गुजरेंगे सबकी एक ही वेलोसिटी होती है। ठीक है, ये बात आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगी, वहाँ पे भी मैं बताऊँगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यूनिफ़ॉर्म फ़्लो क्या होता है। तो यूनिफ़ॉर्म फ़्लो क्या होता है कि जो अगर आप पाइप लेते हैं, किसी पाइप से फ्लूइड फ़्लो हो रहा है या किसी चैनल से अगर फ्लूइड फ़्लो हो रहा है, तो उसमें जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सब की इक्वल वेलोसिटी रहती है, ठीक है, हर सेक्शन पर। और नॉन यूनिफ़ॉर्म फ़्लो इसी का जस्ट उल्टा होता है। क्या होगा कि फ्लूइड पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटी होगी हर सेक्शन पर, ठीक है, चैनल के। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक और डिफरेंस आपको बताया। देखिए फिगर से आप समझ सकते हैं कि स्टेडी फ्लो का जो आप फिगर देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि पहले वाले फिगर में भी एरोस जितनी, मतलब एरोस की जो लेंथ है पहले फिगर में, तो पहले फिगर में जो एरोस की लेंथ है वही उसी के जस्ट बगल वाला जो फिगर है, उसका जो नेबरिंग फिगर है, उसमें भी एरोज़ की लेंथ वही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं फ्लूइड फ्लो को, तो फ्लूइड फ्लो जो है या वेलोसिटी जो है, उसमें जितनी वेलोसिटी पहले थी टाइम के बदलने के साथ भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टेडी फ्लो कहलाएगा। अनस्टेडी फ्लो में अगर आप देखेंगे तो पहले जो एरोज़ बने हैं उनकी लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, तो मान सकते हैं आपकी वेलोसिटी का फ्लो ज़्यादा रहा होगा। पर टाइम के बदलने के साथ जो दूसरा वाला डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि वो एरो छोटे हो गए, यानी वेलोसिटी मान लीजिए फ्लूइड फ्लो की क्या हो गई है? कम हो गई है। कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ये आप चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं। ये वैसे कि जो फ्लो होता है यूनिफॉर्म पाइप डायमीटर से कांस्टेंट रेट पे वो स्टडी होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म पाइप डायमीटर से जो फ्लो होता है वेरिंग रेट पर, वो अनस्टेडी होता है, ठीक है। ऐसे ही आप 4 ये डायग्राम्स बने हैं, उनको आप मतलब 4 एग्जांपल्स हैं, इनको आप अपने से समझ सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैले, ठीक है। चलिए अच्छा, अगले पर बढ़ते हैं। हम वापस इस पे आ गए हैं। स्ट्रीम लाइन या लाइन ऑफ फ्लो क्या होता है? तो स्ट्रीम लाइंस एक्चुअली क्या होती हैं? कर्व्स होते हैं। स्ट्रीम लाइंस क्या होते हैं? कर्व होते हैं फ्लूइड फ्लो में, जिसमें क्या किया जाए कि अगर हम, अच्छा देखिए कर्व क्या होता है? कर्व मतलब एक ऐसा आप कह सकते हैं फिगर जिसमें कुछ कर्वेचर हो, ठीक है। कर्व क्या होता है? कर्व मतलब जिसमें कुछ कर्वेचर हो, कुछ टेढ़ापन हो, ठीक है। तो कर्व पर क्या होता है? हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। और किसी कर्व पर ड्रॉ की गई टेंजेंट क्या बताती है? वेलोसिटी की डायरेक्शन को। किसी कर्व पर ड्रॉ करी गई टेंजेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताती है, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस फ्लूइड में ड्रॉ किए गए ऐसे कर्व्स होते हैं जिस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या करे? डायरेक्ट उसके फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताए उस पॉइंट पर, ठीक है। हर पॉइंट पर अलग टेंजेंट ड्रॉ होगी तो वो अलग उस पॉइंट की वेलोसिटी को बताएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि स्ट्रीम लाइंस क्या होते हैं? फ्लूइड में ड्रॉ किए गए एक ऐसे कर्व जिसकी अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट पर फ्लूइड की वेलोसिटी क्या है वो बताती है वो टेंजेंट, ठीक है। तो स्ट्रीम लाइंस में क्या होता है? स्ट्रीम लाइंस ऐसे कर्व्स होते हैं जिनमें हर पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। देखिए आप ए वाला जो पॉइंट है उस पर वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है और सी पॉइंट पर वेलोसिटी v3 है। तीनों पॉइंट्स पर डिफरेंट वेलोसिटी है, पर ए पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे सबके लिए एक ही वेलोसिटी होगी v1। बी पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे सबके लिए वेलोसिटी होगी v2, और सी पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे सबके लिए वेलोसिटी v3 होगी। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि स्ट्रीम लाइंस में क्या होता है? हर पॉइंट पर डिफरेंट वेलोसिटी हो सकती है, पर एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी फ्लूइड पार्टिकल्स पास करेंगे सबकी वेलोसिटी सेम होती है।
अगली पाथ लाइन है। पाथ लाइन क्या होता है? पाथ लाइन एक ऐसा कर्व होता है या एक ऐसा ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ। ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? पाथ। ठीक है, तो पाथ लाइन क्या होता है? इज द कर्व और ट्रेजेक्टरी अलोंग विच अ पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल्स ट्रेवल्स ड्यूरिंग इट्स मोशन। इजी सी डेफिनेशन है, इसको शायद आप अपने से भी समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? स्ट्रीम ट्यूब के बारे में अगर आपको शॉर्ट में बताऊं तो ये क्या होता है? ये एक ट्यूब होता है जो कि स्ट्रीम लाइंस को बाउंड किए होता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक ट्यूब होता है जिसको जो स्ट्रीम लाइंस को बाउंड किए होता है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अ स्ट्रीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ अ बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स। स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है? ये कंसिस्ट करता है स्ट्रीम लाइंस के बंडल को। इसमें मतलब तमाम, देखिए कोई भी लाइन जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यही दिखा रही है कि ये स्ट्रीम लाइंस हैं। ठीक है, since streamlines are everywhere parallel to the local velocity fluid cannot cross a streamline। हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी है कि स्ट्रीम लाइंस हर जगह क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन के क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। फ्लूइड वेलोसिटी की डायरेक्शन के पैरेलल होती हैं ये। फ्लूइड विद इन अ स्ट्रीम ट्यूब मस्ट रिमेन देयर एंड कैन नॉट क्रॉस द बॉडी ऑफ द स्ट्रीम ट्यूब। फ्लूइड जो है आपका वो क्या नहीं कर सकता है? स्ट्रीम ट्यूब की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकता। Both streamlines and stream tube are instantaneous quantities defined at particular instant in time according to velocity field at that point। अभी आपने देखा कि velocity जो है वो हर पॉइंट पर डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो ये जो आपकी, क्योंकि velocity क्या है वो हर इंस्टेंट पर, हर मतलब पलक झपकते ही क्या हो रही है? चेंज हो रही है, हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी भी आपकी मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अलग है। ठीक है, डिफाइन अलग अलग तरह से डिफाइन हो रही है, कहीं v1 कहीं v2 कहीं v3। तो स्ट्रीम लाइंस और स्ट्रीम ट्यूब भी वैसे ही हैं कि टाइम के साथ क्या होती हैं? बदलती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये क्या है? हमारा रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो या इसको हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी भी कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी जो है आपके क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो या इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी ये बेस्ड होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे। आपको पहली लाइन में मिल जाएगा कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कैन बी कंसीडर टू बी अ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की स्टेटमेंट क्या है? तो ये देखिए मैंने आपके लिए स्टेटमेंट मेंशन कर दिए कि व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, जब कोई इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड, कुछ किताबों में आपको लिखा है डायरेक्टली मिल सकता है आइडियल लिक्विड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइडियल लिक्विड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड होते हैं। लिक्विड की जगह अगर फ्लूइड वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो भी गलत नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड फ्लूइड की ही कैटेगरी में आता है। तो व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन मोशन, कैसे फ्लो करे? स्ट्रीम लाइन मोशन में, थ्रू अ ट्यूब ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एक ऐसे ट्यूब से फ्लो करे जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक ऐसे ट्यूब से हमारा लिक्विड फ्लो करे जिसका, देखो अगर आपका ट्यूब से लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब एक सिरा जो है उसका एक सिरा जो है, ठीक है, उसका एरिया ज़्यादा हो तो दूसरे सिरे का एरिया क्या हो? कम हो। मतलब आप लिक्विड को, अभी डायग्राम आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो भी आप ट्यूब लें वो कैसा हो कि उसका एक सिरा बड़ा हो तो दूसरा सिरा छोटा हो। ठीक है, ऐसा ट्यूब आपको लेना है तो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का ट्यूब हो जाएगा। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं, क्या कि लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस हो और वो स्ट्रीम लाइन मोशन में फ़्लो कर रहा हो, और आपका जो क्या नाम है, ट्यूब आप लें वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का हो, तो क्या होता है? उस ट्यूब के एरिया ऑफ क्रॉस, उस ट्यूब का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं किसके साथ? वेलोसिटी ऑफ फ्लो के साथ, सभी पॉइंट्स पर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ए इंटू वी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अगर मैं इसको एक बहुत साधारण भाषा में बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी ट्यूब में मतलब ये सारी कंडीशन पहले फुलफ़िल हों, फिर मेरी बात आप समझिएगा कि उस ट्यूब में जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना ही फ्लूइड क्या करेगा? लीव करेगा। मतलब फ्लूइड के मास में कोई चेंज नहीं आया, कहीं मास खो नहीं गया। जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना, जितना फ्लूइड आएगा उतना फ्लूइड जाएगा ट्यूब के बाहर। बस यही आपको याद रखना है। मतलब मास में फ्लूइड के कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए कंजर्वेशन ऑफ मास पे टिका है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं।
देख लीजिए इसका ये डायग्राम बना हुआ है कि पहले वाले का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए आप बड़ा है, ए बी जो ए एंड है हमारा वहाँ पे क्रॉस सेक्शन बड़ा है, बी एंड पर क्रॉस सेक्शन जो ट्यूब का है वो छोटा है। ए एंड पर जो हमने फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कंसीडर करी है वो कितनी है, v1 है, और बी पर फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है, v2 है। या प्रूफ यहाँ पे मैंने साइड में दिखाया है, इसको आप समझ सकते हैं कि v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है लिक्विड का ए एंड पर, और v2 बी एंड पर है। रो1 क्या है, लिक्विड की वेलोसिटी है, डेंसिटी है। रो क्या है, रो1 रो2। रो1 जो है डेंसिटी है लिक्विड की ए एंड पर, और रो2 डेंसिटी है लिक्विड की बी एंड पर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो एंटर करेगा ए एंड पर वो कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम आप समझ सकते हैं, वॉल्यूम क्या होगा, लिक्विड के वॉल्यूम को आप समझ सकते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ए एंड पर जो एंटर करेगा वो आपका होगा A1V1, ठीक है। A1V1 क्यों है ये आप समझिए, ठीक है। A1V1 क्यों है, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि A1V1 क्या है, ठीक है। तो A1 है हमारा एरिया, और V1 क्या है, V1 को आप यहाँ लेंथ की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। क्योंकि V1 क्या है, 1 सेकेंड, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप समझ सकते हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं कि टाइम को अगर आप 1 सेकेंड ले लें, ठीक है, तो 1 सेकेंड में, ध्यान समझिएगा, स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर आप टाइम को 1 सेकेंड कर दें, ठीक है, टाइम को अगर आप 1 सेकेंड कर दें और स्पीड कर दें v1, ठीक है, तो अगर तो डिस्टेंस क्या होगी, ए एंड पर डिस्टेंस क्या होगी लिक्विड की, तो वो क्या होगी, 1 सेकेंड में आप v1 स्पीड से चल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v1, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। उसी से हमने ये चीज़ बताई आपको, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। टाइम को आप 1 सेकेंड कर दीजिए, स्पीड को v1 कर दीजिए, तो ए एंड पर चली गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, v1 होगी 1 सेकेंड में। और बी पर क्या होगी, टाइम को आप 1 सेकेंड कर दीजिए, बी एंड ट्यूब के बी एंड की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप टाइम को 1 सेकेंड कर दीजिए और स्पीड को v2 कर दीजिए, तो बी एंड पर कितनी दूरी लिक्विड फ्लो तय कर रहा है, v2 दूरी, 1 सेकेंड में v2 दूरी तय करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एंड ए पर एरिया है हमारा A1, और डिस्टेंस का काम 1 सेकेंड में चली गई दूरी कितनी हो रही है, v1, तो v1 हो गई लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ आपको वॉल्यूम देता है, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड जो है एंड ए पर सेकेंड, देखिए पर सेकेंड वर्ड इसीलिए लगाया जा रहा है कि 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय हुई, तो जितनी स्पीड थी लिक्विड की ए एंड पर v1, ठीक है। और एरिया इंटू लेंथ हमको वॉल्यूम दे रहा है, तो A1V1 वॉल्यूम हो गई पर सेकेंड एट एंड ए। मास कितना होगा, तो वॉल्यूम में बस आप क्या करिए, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मास में आप क्या करिए, डेंसिटी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ए एंड पर लिक्विड की डेंसिटी कितनी थी, रो1 थी, और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, A1V1, ठीक है। A1V1 जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा वॉल्यूम है, और रो1 क्या है, डेंसिटी है ए एंड पर, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हमको क्या दे देगा, मास दे देगा पर सेकेंड ए एंड पर, तो A1V1 रो1। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, ये जो लॉजिक मैंने बताई वो आप एंड बी पर भी लगा सकते हैं। एंड बी पर मास कितना हो जाएगा, ठीक है, A2V2 रो2, क्योंकि A2V2 वॉल्यूम होगी पर सेकेंड एट एंड बी, क्योंकि 1 सेकेंड में एंड बी पर जो दूरी तय होगी वो उसकी एंड बी पर हमारे फ्लूइड की वेलोसिटी होगी जो कि v2 है, ठीक है। 1 सेकेंड में एंड बी पर जो दूरी तय कर रहा है फ्लूइड, वो किसके बराबर होगी, जो स्पीड है फ्लूइड की बी एंड पर, ठीक है, यानी v2। वो लॉजिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम की बताई, उसी से इसको करना है। तो वॉल्यूम बी एंड पर लिक्विड की कितनी होगी, जो लीव कर रहा है लिक्विड, उसकी कितनी होगी पर सेकेंड, A2V2, उसमें आप डेंसिटी रो2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो बी एंड पर लिक्विड की है, तो आपको मास मिल जाएगा। मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो फॉर्मूला बन गया A2V2 रो2। अगर देखिए मैंने भी आपको बताया ना, कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल क्या कह रहा है, जितना लिक्विड एंटर होगा ए एंड पर उतना ही बी एंड पर लीव करेगा, ठीक है। तो मास का कोई लॉस नहीं हो रहा है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड एट ए इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड एट बी। यही कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मास में चेंज नहीं आ रहा है।
मास कंजर्व है, ठीक है। तो A1 V1 ρ1 A2 V2 ρ2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने लिक्विड को कैसा लिया, इनकम्प्रेसिबल। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये तो हमने स्टेटमेंट में कहा ना कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो ρ1 ρ2 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए एंड पर जो लिक्विड की डेंसिटी थी वही बी एंड पर होगी, क्योंकि फ्लूइड तो आप वैसे भी नहीं बदल रहे हो, है ना। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो जितनी डेंसिटी ए एंड पर थी उतनी ही बी एंड पर, तो ρ1 बराबर ρ2 हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो थी A1 V1 ρ1 बराबर A2 V2 ρ2, उसमें ρ1 और ρ2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो A1 V1 A2 V2 के बराबर आ जाएगा। यानी आप क्या कह सकते हैं, AV बराबर क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट। ये हमारी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर AV बराबर कांस्टेंट है तो V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एरिया के, ठीक है। तो अगर आप तो आप ये समझ लीजिए कि जो पहला वाला एंड है ए एंड, वहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन का एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पर वेलोसिटी जो लिक्विड फ्लो की होगी वो क्या होगी, कम होगी। और बी एंड पर जहाँ पर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वहाँ पर V2 वेलोसिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो वही आगे लिखा है कि इट मीन्स दैट लार्जर इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो, एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि उल्टा भी आप ये ले सकते हैं कि अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके आगे जो चीज़ लिखी है उसको आप पढ़ सकते हो, आपके समझ में आ जाएगी। देखिए आगे क्या है, एनर्जी ऑफ अ फ्लोइंग फ्लूइड। किसी फ्लोइंग फ्लूइड की एनर्जी क्या होती है। देखिए ये जो एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये बर्नौली थ्योरम के कॉन्सेप्ट में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ 3 तरह की एनर्जी हमारा फ्लोइंग फ्लूइड पजेस करता है। पहली है काइनेटिक एनर्जी। तो क्योंकि फ्लोइंग, हम लोग फ्लूइड इन मोशन पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड अगर मोशन में है तो उसमें, और जो भी चीज़ मोशन में होती है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी की वजह से। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप पहले के चैप्टर्स में अपने पढ़ चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² होती है, ठीक है। अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास निकालना चाहते हैं तो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बस क्या करिए, उसमें मास से डिवाइड कर दीजिए तो मास हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, अगर ऊपर काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² में m से डिवाइड कर दीजिए तो m हट जाएगा, हाफ v² बचेगा। अगर आप काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, देखिए मैंने क्या लिखा है इसमें, हाफ mv² को v से डिवाइड कीजिए। देखिए छोटा वाला v है वो वेलोसिटी है, जो बड़ा वाला v है डिनोमिनेटर में, डिवाइड में, वो वॉल्यूम है। और मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाता है, डेंसिटी, ठीक है। तो बन जाएगा हाफ ρv², मास अपॉन वॉल्यूम क्या बन जाएगा, डेंसिटी रो, लिक्विड की डेंसिटी। दूसरी एनर्जी कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज़ दी एनर्जी possessed बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अभी जब मैं आपको मेरे अगले पार्ट्स में, आप आगे के पार्ट्स में जब मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ाऊँगा तो उसमें उसमें आपको मिल सकता है इसका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का पिटॉट ट्यूब में। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम किसी, जैसे आप कैपिलरी में या किसी लिक्विड कॉलम में आप लिक्विड को ऊपर की तरफ अगर चढ़ाने लग जाएं, ठीक है, कैपिलरी ट्यूब में अगर आप लिक्विड को ऊपर की तरफ चढ़ाने लग जाएं तो आप मानी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को ग्राउंड से ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ग्राउंड सरफेस से ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अगर किसी बॉडी को आप ग्राउंड से कुछ h हाइट तक रेस कराते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ता है। ये वर्क जो है वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, क्योंकि वर्क और एनर्जी आप समझ सकते हैं एक दूसरे की कन्वर्टिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब आप वर्क डन करेंगे बॉडी को ग्राउंड सरफेस से कुछ h हाइट ऊपर ले जाने में, तो ये वर्क उस बॉडी में एज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा जो आपने अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किया है। और वो होता कितना है, वो आप वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, वो mgh होता है। कितना होता है, mgh, ठीक है, वो आपका mgh होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, ठीक है। क्योंकि आपकी वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आप बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, बॉडी के वेट के बराबर होगा ना। बॉडी का वेट तो आपका mg होगा, और आप डिस्प्लेस कितना करा रहे हो, mg वेट की बॉडी को, आप h हाइट रेस करा रहे हो, तो आपका फोर्स जो लगेगा
वो mg वेट ऑफ द बॉडी mg के बराबर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया, h हाइट का किया, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी आपने mg फोर्स लगाया और h हाइट का डिस्प्लेसमेंट किया, तो वर्क डन हो गया mgh। ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी mgh हो जाती है, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकालना है। तो आप अपने ऊपर वाले फॉर्मूले को बस क्या करिए, उसमें मास को डिवाइड कर दीजिए, m को हटा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा gh। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, तो आप mgh को v से डिवाइड कर दीजिए। m अपॉन v क्या हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हो जाएगी, यानी रो gh आ जाएगा। आपको ये पर यूनिट वॉल्यूम वाले फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रेशर एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द एनर्जी पजेस्ड बाय लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। ये प्रेशर की वजह से होती है, लिक्विड है, अब फ्लूइड है तो फ्लूइड में प्रेशर तो होता ही है, ठीक है। तो ये आप फ्लूइड प्रेशर में पढ़ ही चुके होंगे कि फ्लूइड के हर पॉइंट पर प्रेशर लगता है, सेम प्रेशर है, ठीक है। ये आप उसमें पढ़ चुके होंगे। अगर हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दें तो हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम लगता है, ठीक है। और इस बात को आप याद रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर लिक्विड क्योंकि प्रेशर पजेस करता है, तो प्रेशर एनर्जी भी होगी। प्रेशर एनर्जी को आप कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी आपके वर्क डन के बराबर होगी, एनर्जी वर्क डन के इक्वल होती है, ठीक है। और वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप मैग्नीट्यूड को कंसीडर करें तो डिस्प्लेसमेंट की बजाय आप डिस्टेंस भी ले सकते हैं, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए सब मैग्नीट्यूड में लिए गए, कहीं वेक्टर नहीं लगाया गया। तो वर्क डन एक बराबर हमने क्या लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब फोर्स क्या होता है, वो प्रेशर इंटू एरिया होता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में हमने डिस्टेंस को ले लिया है। और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो हमारा क्या आ गया रिजल्ट, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो देखिए प्रेशर एनर्जी वर्क डन के बराबर हुई, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्टेंस के, ठीक है। मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिया है इसलिए वेक्टर्स नहीं लिए। और फोर्स प्रेशर इंटू एरिया के बराबर होता है, साथ में मल्टीप्लाई में डिस्टेंस है। और फिर नीचे प्रेशर लिखा और एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो आप क्या लिख सकते हो कि प्रेशर एनर्जी प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। और इसके अलावा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास अगर हमको निकालनी हो, ठीक है, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले फॉर्मूले में देखिए मैंने मास को क्या वॉल्यूम को क्या लिख दिया था, m अपॉन रो। देखिए दो चीज़ हैं ब्रैकेट में, एक तो p है और डिनोमिनेटर में क्या है, रो है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसे बना है, वॉल्यूम हमारा बना है मास अपॉन डेंसिटी, तभी देखिए रो नीचे है डिनोमिनेटर में, डेंसिटी। अब पर यूनिट मास निकालना है तो बस ऊपर वाले फॉर्मूले में मास हटा दीजिए तो पी अपॉन रो आ जाएगा। और पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो प्रेशर एनर्जी पी इंटू वी थी, वी को हटा दीजिए तो खाली खाली क्या रह जाएगा, प्रेशर रह जाएगा। तो ये हो गया कि एनर्जीज, ठीक है। अब देखिए टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी सम होता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का। तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप पीछे अगर आपने समझ लिया तो आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बर्नौलीज थ्योरम जो क्लास 11th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है कि ये देखिए कॉन्टिन्यूटी का प्रिंसिपल जो है आपका वो बेस्ड था कंजर्वेशन ऑफ मास पर। बर्नौलीज थ्योरम आपका किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, किसी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। सब बात हो रही है मोशन एंड फ्लूइड्स की, तो इसलिए फ्लोइंग फ्लूइड या गैस हमने लिया है। स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि जब किसी इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड जैसे कि आइडियल फ्लूइड ये फ्लो करता है स्ट्रीम लाइन मोशन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है, तो हर पॉइंट पर, इसके पाथ के हर पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो पहली बात देखिए कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्या कि आपका फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, साथ ही साथ मोशन कैसा हो रहा फ्लूइड का, स्ट्रीम लाइंड हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो लिक्विड है, ठीक, उस सॉरी जो टोटल एनर्जी है हर पॉइंट पर उसके पाथ के जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। अब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सब जगह क्या आएगी, कांस्टेंट। देखिए एनर्जी कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कंजर्व है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है हमारी स्मॉल पी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, रो जी एच। तो आपको बॉक्स में लिखा मिल जाएगा कि पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, पी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, रो जी एच। इनका सम क्या है, टोटल एनर्जी, जो कि किसके बराबर है, कांस्टेंट के। टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। ये बर्नौलीज की इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ इस इक्वेशन में जो डायमेंशन है हमारे
हाफ रो वी स्क्वायर की वो प्रेशर की डायमेंशन से मैच कर रही है, तो इसको हम डायनेमिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, डायनेमिक वर्ड होता है मूविंग चीज़ों के लिए। और जो हमारी P प्लस रो जी एच है, ठीक है, P प्लस रो जी एच की भी डायमेंशन प्रेशर से मैच कर रही, तो हम इसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक प्रेशर, मतलब दिस इज़ द प्रेशर एट रेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई इसकी स्टेटमेंट। अगली चीज़ क्या है कि अभी जो मैंने पीछे आपको दिखाया था उसमें अगर हम जो अभी आपने इसके पहले वाली स्लाइड में फार्मूला देखा, अगर उस पूरे फार्मूले को आप थ्रू आउट रो जी से डिवाइड कर देते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G प्लस एच इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ P अपॉन रो जी जो है इसकी डायमेंशन, ये जितना भी बना है आपके पास P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2G और H, इन सब की डायमेंशन हमारी हाइट की डायमेंशन से मैच करती है। इसलिए हम जो P अपॉन रो जी को कहते हैं प्रेशर हेड, क्योंकि उसमें प्रेशर है। दूसरी चीज़ वी स्क्वायर अपॉन 2G को हम बोलते हैं वेलोसिटी हेड, और H को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल हेड। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक नई डेफिनेशन बन जाती है, बर्नौलीज़ थ्योरम की एक नई स्टेटमेंट बन जाती है, जो कि क्या कहती है कि अगर हम स्ट्रीम लाइंड मोशन कराएं एक आइडियल फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड मतलब इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड का, तो जो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और ग्रेविटेशनल हेड, ये मतलब ये तीनों का नाम है ना। पहला वाला है हमारा प्रेशर हेड, वी स्क्वायर अपॉन 2G है वेलोसिटी हेड, और H क्या है, ग्रेविटेशनल हेड। इनका जो सम आता है किसी भी पॉइंट पर वो कांस्टेंट होता है। अभी देखिए जो मैंने आपको डायग्राम पीछे आप वीडियो में थोड़ा पीछे जाके, हल्का सा पीछे जाकर आप फिगर देख सकते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम का। तो उसमें जो पहला वाला ट्यूब का पहला क्रॉस सेक्शन था वो थोड़ा ज़्यादा हाइट पर था, दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन जो है वो थोड़ा सा नीचे था, कम हाइट पर था। तो हाइट का डिफरेंस था दोनों में, क्या था, हाइट का डिफरेंस था। अब अगर हमारा लिक्विड जो है वो सेम हाइट पर आ जाए, ठीक है, मतलब हमारे जो हमारा लिक्विड है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव करने लगता है जब, ठीक है, तो हम अपने पिछले वाले फॉर्मूले में हाइट को क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइट को हम क्या कर सकते हैं, ज़ीरो कर सकते हैं। ठीक है, तो या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके लिक्विड हॉरिजॉन्टल फ्लो, जो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है, तो आपके दोनों क्रॉस सेक्शंस क्या होंगे, जो ट्यूब का पहला वाला क्रॉस सेक्शन है और जो ट्यूब का दूसरा वाला क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, आप पीछे फिगर है वहाँ देख सकते हैं, वो दोनों हाइट्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, H1 H2 के इक्वल हो जाए। या आप ये कह दीजिए कि जो हमारा, मैंने इसके पहले वाली स्लाइड में जो फॉर्मूला था उसमें जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जो H है वो ज़ीरो कर दीजिए, तो आपका बस खाली क्या रह जाता है, P प्लस हाफ रो, ये बस ब्लू बॉक्स को देखिए क्या बचेगा, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम लाइन मोशन अगर हम लिक्विड का करा दें, क्या करा दें, हम एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम लाइन मोशन अगर कराएं लिक्विड का, तो सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट एनी पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्ट्रीम लाइन मोशन अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रीम लाइन मोशन करा दें तो खाली क्या बचेगा आपके पास, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पॉइंट पर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये भी है कि बर्नौलीज़ थ्योरम से हमको ये भी क्लियर होता है कि फ्लोइंग फ्लूइड की वेलोसिटी, ठीक है, देखिए P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो इससे आप क्या समझ सकते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, ताकि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर जो कांस्टेंट की कॉन्स्टेंसी आप कह रहे हैं वो बनी रहे। तो अगर एक क्वांटिटी, अगर आप किसी रिज़ल्ट में ऐसा हो कि LHS पर कुछ लिखा हो और RHS पर कांस्टेंट लिखा हो, तो LHS पर जो क्वांटिटीज़ है उनमें अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है तो तुरंत दूसरी क्वांटिटी क्या हो जाती है, उसी समय डिक्रीज़ हो जाती है, ताकि आपके राइट हैंड साइड पर जो आप कांस्टेंट लिख रहे हैं वो बात वैलिड रहे। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज़ कर जाएगी ताकि कांस्टेंसी बनी रहे रिज़ल्ट की। या अगर प्रेशर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम दैट इन अ फ्लोइंग लिक्विड और गैस वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ लेस द प्रेशर इज़ लार्जर एंड वाइस वर्सा। इफ़ लिक्विड इज़ अलाउड, हाँ, अगर हम लिक्विड को अलाउ करते हैं किसी ट्यूब से फ्लो करने के लिए, विच इज़ नैरोअर इन द मिडल, जो बीच में क्या हो, नैरोअर हो, ये आपको वेंट्यूरी मीटर में मिल जाएगा, जिस पर मेरी अगला पार्ट है वीडियो का। ठीक है, तो नैरोअर पार्ट जो होता है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, सॉरी, वहाँ पर प्रेशर कम होता है, स्मॉलेस्ट होता है, और वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा। जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो नैरोअर पार्ट, अगर आप किसी नैरो
पोर्शन से लिक्विड को फ्लो कराते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नैरो पोर्शन, अब इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को थोड़ा यहाँ पे बीच में लाइए। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। होता क्या है कि जहाँ जो नैरोअर पोर्शन होगा वहाँ एरिया कम हो जाएगा, और अगर एरिया कम होता है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कहती है कि वेलोसिटी वहाँ पर बढ़ जाती है, और जहाँ वेलोसिटी बढ़ेगी वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ क्या हो रहा है एक्चुअली, आपका इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम मिक्स हो रहा है। तो नैरोअर पार्ट मतलब जहाँ पे एरिया कम होगा, जहाँ एरिया कम होगा जिस हिस्से में ट्यूब के, वहाँ वेलोसिटी बढ़ जाएगी फ्लो की, और जहाँ वेलोसिटी बढ़ी वहाँ बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में अच्छा एक बात और बची है, लिमिटेशंस क्या हैं इसके। ठीक है, तो लिमिटेशन समझ लीजिए कि जो हमने यहाँ पर फ्लूइड लिया था वो कैसा लिया था, हमने आइडियल कंडीशंस को लिया है ना। फ्लूइड हमने कैसा लिया है, नॉन विस्कस, पर एक्चुअली रियल लाइफ में जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, विस्कस होते हैं। वो क्या होते हैं, यूजुअली विस्कस होते हैं। और अगर फ्लूइड विस्कस है तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी भी होगा। उसको कहीं पर भी बर्नौलीज थ्योरम में उसकी बात नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अगर हम मोशन इन फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं और रियल वर्ल्ड में जितने भी फ्लूइड्स हैं वो विस्कस हैं, तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी की भी बात होनी चाहिए थी। जो विस्कस फ्लूइड्स में विस्कस फोर्स होता ही है। दूसरी बात, बर्नौलीज इक्वेशन में जो सेकंड पॉइंट है कि बर्नौलीज इक्वेशन में क्या कहा गया, ये एज्यूम किया गया, इट इज़ एज्यूम दैट देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी फॉर फ्लूइड्स इन मोशन। पर एक्चुअली हम क्या पढ़ते हैं कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखिए कभी भी एनर्जी जो हमने ये पढ़ा है कि एनर्जी पूरी तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है। वो आइदर आपका फ्रिक्शन के थ्रू हो जाता है या हीट लॉस के तौर पर हो जाता है, जिसको हम डिसिपेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फ्लूइड मोशन में है तो मानी बात उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। अब फ्लूइड में अगर काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी फुली तो क्या नाम है, कन्वर्ट हो नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जो हीट लॉस होगा उसकी कहीं पर भी बात नहीं हुई है। ठीक है, जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट उसकी कहीं पर भी बात नहीं हुई, क्योंकि हीट पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं होती है दूसरे फॉर्म में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हीट का लॉस हो जाता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, तीसरी बात जो है वो ये है कि अगर फ्लूइड किसी कर्व्ड पाथ में फ़्लो कर रहा है, फ्लूइड जो है वो अगर किसी कर्व्ड पाथ में फ़्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर कोई चीज़ कर्व्ड पाथ में मूव करती है तो हमने पढ़ा है कि उसके ऊपर क्या लगता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उसकी जो एनर्जी होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स की एनर्जी जो होगी उसकी भी कहीं पर बात नहीं हुई है अगर कर्व्ड पाथ में हमारा फ्लूइड फ़्लो कर रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम के बारे में सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, अब अगले पार्ट में हम इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, और एप्लीकेशन के बाद उसके अगले पार्ट में आपको मिलेगा विस्कोसिटी और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मटेरियल। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। अगर आपको मेरा दिया हुआ कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करेंगे आपको वीडियो पसंद आई हो, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मैं आगे आपको देता रहूँगा कंटेंट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं अनन्य अवस्थी आप सब